Hello everyone, welcome to MedSeed MBBS. Today, I Radhika and I'm here to continue the genetics part 2. So, let's get started. आज हमारा टॉपिक रहेगा कैरियोटाइपिंग। आप इस चेकलिस्ट में देख सकते हैं कि कौन से हमारे टॉपिक्स जो जेनेटिक्स में बच गए थे फर्स्ट पार्ट के बाद, वो मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे के पार्ट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरियोटाइपिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। नाउ कैरियोटाइपिंग क्या होता है? डेफिनेशन, तो ये प्रोसेस होती है जो कि ये प्रोसेस होती है जिसमें हमें मिलता है कैरियोटाइप। सो सिंपली इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन द कैरियोटाइप एंड कैरियोटाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इडियोग्राम। अब मैं बार बार ये बोल रही हूँ व्हाट इज़ कैरियोटाइप, मतलब कैरियोटाइप क्या होता है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैरियोटाइप क्या होता है? जैसे कि हमारा नॉर्मल जो सेल में कॉम्प्लीमेंट होता है वो 46 क्रोमोसोम्स का होता है। तो कैरियोटाइप क्या होता है? ये एक फोटोग्राफ है। इट इज़ अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। क्या होता है? हम इंडिविजुअली हर क्रोमोसोम, जैसे 46 क्रोमोसोम है तो एक एक करके हम इंडिविजुअली उन क्रोमोसोम्स की फोटोग्राफ लेंगे और उन्हें फोटोग्राफ लेने के बाद कट करते हैं और उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो पता है वो 7 क्लासेस ऑफ क्रोमोसोम जिसमें रहती है, उसके बेसिस पे उन्हें अरेंज करते हैं उन फोटोग्राफ्स को। और जब वो पूरे 46 क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के बाद स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमें एक पूरा फोटोग्राफ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप एंड इट्स अनदर नेम इज इडियोग्राम। ठीक है, तो इट इज सिंपली अ पिक्चर और इसी को पूरे ऑब्टेन करने को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन क्रोमोसोम्स की पिक्चर जो होती हैं हम कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में लेते हैं। मतलब फोटोग्राफ लेना है क्रोमोसोम की तो कौन से फेज में लेंगे सेल साइकिल के, तो याद रखना है दैट फेज इज मेटाफेज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम मेटाफेज में ही फोटोग्राफ करते हैं क्रोमोसोम को? रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं क्रोमोसोम उसके मेटाफेज में। मैक्सिमम कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम का वो मेटाफेज में ही होता है और मेटाफेज क्रोमोसोम्स को ही हम लेते हैं क्योंकि उसी में बेस्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ होती है। मतलब बेस्ट जो क्रोमोसोम की पूरी मॉर्फोलॉजी होती है वो बेस्ट विजिबल होती है किसमें? मेटाफेज में। दैट्स वाई हम ये जो सेल साइकिल का जो एम फेज का मेटाफेज है उसमें हम क्रोमोसोम्स के पिक्चर लेंगे, अरेंज करेंगे और उसी को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। And now I am going to tell you the procedure of karyotyping. हमें कैरियोटाइपिंग कैसे करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है एंड अभी मैं बताने वाली हूँ हाउ इट इज़ डन। तो ये सिंपली 5 स्टेप्स में की जाती है। तो मैं बताने वाली हूँ, अभी नाम बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप है ब्लड कलेक्शन, सेकेंड है इम्प्लांटिंग, ठीक है, इम्प्लांटिंग ऑफ दैट ब्लड, उसको इम्प्लांट करते हैं। थर्ड है इंक्यूबेशन, फोर्थ है हार्वेस्टिंग एंड लास्ट इज स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्लड कलेक्शन थी, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है ये है कि जो 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स के मतलब इंडिविजुअल स्टेप्स के उनके एक अलग अलग उनके साथ केमिकल्स एसोसिएटेड है। आपको वही याद रखना है एंड दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। ठीक है, उनका एक कुछ स्पेशल पॉइंट है और कुछ केमिकल्स है। ओके, तो फर्स्ट है ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन क्या है? हम पेरिफेरल वेन से ब्लड कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो सिरिंज रहेंगी दैट शुड बी हेपेरिनाइज्ड। हेपेरिनाइज्ड मतलब उसमें हेपेरिन कोटेड रहेगा सिरिंज में। हेपेरिन क्यों यूज करेंगे? बिकॉज इट इज अ एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन। तो यह फर्स्ट जो हमारी स्टेप है ब्लड कलेक्शन, उसका केमिकल कौन था? हेपेरिन। तो सिंपली रिमेंबर ब्लड कलेक्शन एंड हेपेरिन एंड ऑल्सो विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम पेरिफेरल वेन। सेकेंड है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्लांटिंग। अब ये इम्प्लांटिंग क्या होता है? तो इम्प्लांटिंग क्या होता है? जो हमने ब्लड कलेक्ट किया था वो ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं कुछ वायल्स में। वायल्स होते हैं जैसे बॉटल जैसा, तो 2-3 वायल्स में हम उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। और इम्प्लांटिंग का मतलब क्या होता है? उस ब्लड के अंदर जो सेल्स है वो हमें बढ़ाना, उनको ग्रो करना है सेल्स को, तो हम क्या करते हैं? उसे कल्चर करते हैं। तो इम्प्लांटिंग का मतलब होता है जो 2-3 जो वायल्स है उनमें हमने ब्लड कलेक्ट किया है, फिर हम क्या करेंगे? उसको कल्चर करेंगे उस ब्लड को, इम्प्लांटिंग। और उसमें क्या करना होता है? उसमें हमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि हेपेरिन इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंड स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट होती है 4 चीज़ें। फर्स्ट मीडिया,
मीडिया कैसा होना चाहिए, तो मीडिया का नाम है HAMF10। ज़रूरी नहीं है इंपॉर्टेंट याद रखना, बस इतना याद रखना है कि सेकेंड स्टेप दैट इज़ इम्प्लांटिंग, उसमें हमें फर्स्ट चीज़ चाहिए मीडिया, सेकेंड चीज़ चाहिए सीरम, सीरम दैट में भी ह्यूमन AB सीरम ले सकते हैं हम। थर्ड चीज़ होती है फाइटोहिम एग्लूटिनिन एंड फोर्थ चीज़ होती है एंटीबायोटिक्स। ओके, तो जो फर्स्ट चीज़ है सीरम और सेकेंड चीज़ थी मीडिया, तो वो दोनों का रोल क्या है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है हमारे ब्लड कल्चर को। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी सेल को ग्रो होने के लिए। सेकेंड जो हमारी थर्ड चीज़ थी फाइटोहिम एग्लूटिनिन, उसका रोल क्या होता है, इट इज़ अ माइटोजेनिक एजेंट। माइटोजेनिक एजेंट मतलब ये एक्सेलरेटर होता है माइटोसिस का, मतलब जो हमारे प्रोसेस है माइटोसिस उसको एक्सेलरेट करेंगे उसका रेट को। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है फाइटोहिम एग्लूटिनिन इस कैरोटाइपिंग में, बिकॉज माइटोसिस करवाना है हमें सेल का, क्योंकि माइटोसिस करने के बाद ही हमें मेटाफेजल क्रोमोसोम मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है कैरोटाइपिंग के लिए, मैंने पहले बताया था। दैट्स वाई हमें फाइटोहिम एग्लूटिनिन भी उस कल्चर में डालना ज़रूरी है। लास्ट चीज़ थी हमारी एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाई एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड, ताकि स्टॉप कर सके कोई बैक्टीरियल ग्रोथ को। ठीक है, सो बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने के लिए। तो इम्प्लांटिंग में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इम्प्लांटिंग का मतलब समझा कि जो हमने 2-3 बॉटल में वायल्स में ब्लड कलेक्ट किया था उनको हमें कल्चर करना है, प्रॉपरली नरिश करना है, प्रॉपर उसका एक मीडियम तैयार करना है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटिंग। नाउ थर्ड स्टेप इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब जो हमने प्लांटिंग से उन वायल्स को प्रिपेयर किया है, अब हम उसका इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन कैसे करना है, तो उसके लिए इंक्यूबेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 डेज तक हम इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है फॉर 3 डेज। अब फोर्थ स्टेप होती है हार्वेस्टिंग। अब हमने सारी प्रोसेसिंग करके जो इतना ब्लड वायल्स को प्रिपेयर किया, इंक्यूबेट किया, प्लांटिंग की, अब हम उसका हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग में क्या करना होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट केमिकल्स, 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, वो आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो हमने इंक्यूबेटेड चीज़ मिली है, तो आप ये हार्वेस्ट जो मिली है उसमें सीधे उठा के क्या डाल दो, कॉल्चिसिन डाल दो। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कॉल्चिसिन जो रहती है तो वो क्या करती है, वो अरेस्ट करती है सेल साइकिल को। तो यहाँ पे भी कॉल्चिसिन का भी अभी एप्लीकेशन का काम आ गया, जो आपने पहले पढ़ा, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। कॉल्चिसिन का काम वही है कि वो अरेस्ट करती है माइटोसिस को एट मेटाफेज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेटाफेज में अरेस्ट करना माइटोसिस को, बिकॉज मेटाफेज ही वो फेज होता है जिसमें हमें क्रोमोसोम की अच्छी स्टडी मिलती है, इसलिए हम उसमें सेल साइकिल को अरेस्ट कर देंगे, इसलिए हम कॉल्चिसिन उठा के डाल दी हमने उन वायल्स में। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस थी हार्वेस्टिंग के अंदर। हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड पॉइंट, की 70 आवर्स आफ्टर हम हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। 70 आवर्स आफ्टर प्लांटिंग के 70 घंटे बाद हम हार्वेस्टिंग को चालू करेंगे। कॉल्चिसिन डाल दिया, अब हम 2 आवर्स तक वेट करेंगे। 2 आवर्स वेट करने के बाद हमारी जो सेल साइकिल थी वो अरेस्ट हो चुकी है। अब हम उसको डाल देंगे सीधा उठा के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करना है हमें उस सारे कल्चर का, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें 2 मिनट बाद ही हमें दिखेगा कि सुपरनेटेंट और बॉटम में सेल्स मिली है, मतलब ऊपरी पार्ट सुपरनेटेंट मतलब अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब उसका सॉल्यूशन का, और नीचे हमें बॉटम में सेल्स मिलती है। तो हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, हमें उस सुपरनेटेंट का कोई काम नहीं है। अब हमें देखना है 2 मिनट्स बाद वो बॉटम में जो सेल्स है वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब जो बॉटम सेल्स होती है, अब प्रोसेस होती है, अब आएंगी सेकेंड, अब प्रोसेस है कि उन सेल्स को, बॉटम सेल्स को हम डाल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल्स को डाल देंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी एक सेल जाती है तो वो क्या होती है, स्वेल। यस, वो स्वेल हो जाएंगी। अब स्वेल होने से क्या होगा, पर्पस क्या था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने का, कि अंदर के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। समझा, सिंपली हमने क्या किया, उसे उठा के डायरेक्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, सेल्स जो हो गई वो स्वेल हो चुकी है। स्वेलिंग के कारण क्या हुआ है, अब जो क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। एंड क्यों हमें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि हमें क्रोमेटिड सेपरेट चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया था कैरियोटाइपिंग में कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम हमें कैसे चाहिए रहते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की फोटो लेनी है, फोटोग्राफ करना है। दैट्स वाई हमें क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना ज़रूरी था। अब इसका ये इतना ही नहीं है हार्वेस्टिंग में, इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, जब क्रोमेटिड सेपरेट हो चुके हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे फिक्सेटिव्स। अब फिक्सेटिव्स क्या करेंगे, फिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमेटिड के लिए, प्रॉपरली एक जगह फिक्स होने के लिए। तो फिक्सेटिव्स होते हैं
ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल, ये एक केमिकल का नाम याद रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्वेस्टिंग थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हार्वेस्टिंग में सबसे पहले हमने कौन सा केमिकल यूज़ किया, कॉल्चिसिन, देन हमने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला, देन हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज़ किया और फिर लास्ट में हमने फिक्सेटिव्स ऐड किए, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल। ठीक है, अब हमारी लास्ट प्रोसेस की तरफ में बढ़ने जा रही हूँ, दैट इज स्टेनिंग। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट स्टेनिंग? स्टेनिंग किसकी? क्रोमोसोम्स की। क्यों? टू एनालाइज द क्रोमोसोम प्रॉपरली वी रिक्वायर स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम। और वो किस तरीके से करते हैं? बाय बेंडिंग टेक्निक। बेंडिंग टेक्निक का मतलब कुछ नहीं है, बस हम स्टेन जैसे ही क्रोमोसोम के ऊपर डालेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेन होता है, जैसे ही हम उस सॉल्यूशन को क्रोमोसोम के ऊपर डालेंगे तो वो स्टेन होगा और वो विजिबल होगा हमें अच्छे से, और वो एनालाइज होगा और वो बैंड फॉर्म में दिखेगा, अलग अलग बैंड फॉर्म में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेंडिंग टेक्निक्स। अब अलग अलग टाइप की बेंडिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कि जी बेंडिंग, ठीक है, और जी बेंडिंग होती है, क्यू बेंडिंग, आर बेंडिंग, एस बेंडिंग, ये सारी बेंडिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है जी बेंडिंग। इसका फुल फॉर्म होता है जिम्सा बेंडिंग। जिम्सा बेंडिंग क्यों नाम दिया है? बिकॉज यहाँ पे जिम्सा सॉल्यूशन को यूज़ किया है। अब जो कि हमने ट्रिप्सिन डाल के उन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को डीनेचर कर चुके हैं, तो क्या होगा? अब प्रॉपरली स्टेनिंग हो पाएंगी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो जो हमारा जिम्सा स्टेन था, जो हमने बचा के रखा था अभी, तो उस जिम्सा स्टेन को हम डाल देंगे स्लाइड में और प्रॉपरली जो स्लाइड है हमारी स्टेन हो जाएंगी और क्रोमोसोम स्टेन पकड़ लेंगे। अब क्या होगा कि हम जब माइक्रोस्कोप के अंडर उस स्लाइड को देखेंगे तो हमें बैंड फॉर्म्स में क्रोमोसोम दिखेंगे। कैसे बैंड फॉर्म में? स्टेन्ड क्रोमोसोम दिखेंगे, डार्क एंड लाइट, लाइट एंड डार्क, ऐसे बैंड्स दिखेंगे क्रोमोसोम के। तो हमें प्रॉपर स्टेनिंग मिल गई थ्रू जिम्सा स्टेनिंग। अदर स्टेनिंग जैसे कि मैंने बताया था जी स्टेनिंग, तो ये थी जिम्सा स्टेनिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड। फिर है QRS स्टेनिंग, फिर होती है और हम QRS बैंडिंग होती है, सॉरी, और दूसरी स्टेनिंग्स होती है NOR स्टेनिंग एक होती है, उससे भी हम स्टेन कर सकते हैं। उसके बाद होती है फोटोसाइटोमेट्री होती है, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं क्रोमोसोम को। FISH होता है, उससे भी हम कर सकते हैं एनालाइज क्रोमोसोम को। तो वेरियस अदर टेक्निक्स होती है स्टेनिंग की, लेकिन सबसे कॉमन कौन सी होती है? जी बैंडिंग, जो आपको याद रखना है, जिम्सा स्टेन। जैसे कि अब हमने देखा है, दिस वॉज द लास्ट स्टेप स्टेनिंग। अब मैं आपको ये थोड़ा सा पूरा अभी एक करके देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ कि हम याद रखना है। एक निमोनिक बहुत मैंने बनाया है इसके लिए, बहुत अच्छा सा इन 5 स्टेप के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ये है निमोनिक है, BP इज़ हाई, स्लीप, मतलब अभी जैसे कि आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो BP आप लोगों का बढ़ रहा है, तो एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम के पहले अच्छे से सो जाना है। तो कैसे? BP इज़ हाई, स्लीप। B फॉर ब्लड कलेक्शन, P प्लांटिंग, इज इंक्यूबेशन, हाई हार्वेस्टिंग एंड स्लीप स्टेनिंग। तो ये सिंपल सा निमोनिक याद रखना है फॉर प्रोसीजर ऑफ कैरियोटाइपिंग। और मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कौन से केमिकल्स आपको याद रखना है। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं, एकदम इसका एक जिस देख लेते हैं कैरियोटाइपिंग का। तो फर्स्ट था ब्लड कलेक्शन, उसमें याद रखना है हेपैरिन। सेकेंड था हमारा प्लांटिंग, उसमें आपको 4 चीज़ें याद रखना है, मीडियम, सीरम, फाइटोहिमैग्लुटिनिन और एंटीबायोटिक्स। थर्ड था हमारा इंक्यूबेशन, तो उस इंक्यूबेशन में हमें याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डेज। हमारा फोर्थ था हार्वेस्टिंग, जिसमें हमें 3 केमिकल से चार चीज़ों का नाम याद रखना है। फर्स्ट हमारा कॉल्चिसिन, फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, फिर हमारा होता है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड लास्ट इज फिक्सेटिव्स, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल। लास्ट है हमारा स्टेनिंग। तो स्टेनिंग में आपको 2 केमिकल्स के नाम याद रखना है, ट्रिप्सिन और एक जिम्सा सॉल्यूशन। So let's start with the last part of karyotyping, applications of karyotyping, मतलब क्या significance होता है karyotyping। So first है उसका एप्लीकेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस में। So जो karyotyping होती है वो हमको हेल्प करती है फॉर सम क्लिनिकल डायग्नोसिस। किन पेशेंट्स के लिए ये मतलब इम्पॉर्टेंट है? जिन्हें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं, मतलब जो जिन्हें बचपन से ही कुछ मालफॉर्मेशंस है, उन पेशेंट्स के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। जिन्हें मल्टीपल सिस्टम का डिफेक्ट हो या एम्बिगुअस जेनिटेलिया हो, उनके क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह हेल्प करता है। सेकेंड है, ये हेल्प करता है जीन मैपिंग में। व्हाट डू मीन बाय जीन मैपिंग? जीन को मैप करना, मतलब जो सपोज किसी का एक जीनोम है, मतलब क्रोमोसोम्स है, उनमें जीन की लोकेशन को बताता है। लोकलाइजेशन ऑफ जीन, मतलब कौन सा जीन का पोजीशन कहाँ पे है, उसकी ये स्टडी करने देता है।
कौन सा जीन प्रेजेंट है, नहीं है, डिफेक्टेड है, म्यूटेटेड जीन है, प्रॉपर जीन, नॉर्मल जीन है, वाइल्ड जीन है, तो ये सब कौन बताएगा? कैरियोटाइपिंग, जीन मैपिंग में। थर्ड रोल है इसका इन कैंसर। तो रोल इन कैंसर क्या है? जैसे कि आपको पता है CML करके एक कैंसर होता है, दैट इज क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, जो ये ब्लड कैंसर होता है, WBC का एक कैंसर होता है। वो उसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम, मार्क माई वर्ड्स, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम। तो जो CML, सारे CML में फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं होता। फर्स्ट एक होता है फिलेडेल्फिया पॉजिटिव CML। तो अगर फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उन पेशेंट्स की लाइफ जो होती है, सर्वाइवल उनका लॉन्गर होता है। अगर फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम एब्सेंट है तो उनका लाइफ शॉर्ट रहेगा। So the CML which is associated with Philadelphia chromosome, उनका लाइफ सर्वाइवल लॉन्गर रहेगा, एंड जिनमें फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं रहता उन CML पेशेंट्स में उनका लाइफ सर्वाइवल शॉर्टर रहता है। तो ये किसके मदद से पता चलता है कि फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम है कि नहीं है? कैरियोटाइपिंग की मदद से। तो दिस वॉज अ रोल इन कैंसर। फोर्थ एप्लीकेशन है रिपीटेड फीटल लॉस। तो ये एसोसिएटेड होता है उन कपल से या उन पार्टनर्स में जिसमें से एक पार्टनर में कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनका डायग्नोसिस कर, मतलब उनका देख सकते हैं कि एनालिसिस कर सकते हैं उनके क्रोमोसोम का, उनके जीनोम का। अगर कोई भी पार्टनर में अगर कोई एबरेशंस होता है तो क्या होता है, उसके कारण कंटिन्यूस फ्रिक्वेंटली अबॉर्शन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो दैट इज रिपीटेड फीटल लॉस अगर कोई पार्टनर में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो। लास्ट पॉइंट है प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ हम डायग्नोस कर रहे हैं। कैसे? तो बिफोर बर्थ हम या तो विलियस कोरियोनो विलियस वॉल से ले सकते हैं, या तो हम एमनियोटिक फ्लूइड का सेल ले सकते हैं सबसे सिंपली, और उसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए एनालाइज कर सकते हैं उसके जीनोम को, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को। और अगर कोई प्रॉब्लम है उस फीटस में, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या एबरेशंस दिख सकते हैं जो सीरियस है, तो वी कैन गो फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, MTPs। सो ये सारे 5 एप्लीकेशन थे, वेरी सिंपल। जैसे प्रोसीजर 5 है तो एप्लीकेशन भी 5 है। ठीक है, अब ये था हमारा पूरा कैरियोटाइपिंग। चलो इस चेकलिस्ट में हमारा एक और एक इम्पॉर्टेंट कवर हो चुका है, तो हम टिक कर देते हैं। ये पूरे पॉइंट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियोटाइपिंग, एंड होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।